हम क्या कर रहे थे? अकाउंटिंग टर्म्स। उससे पहले हमने काफी सारी चीजें कर ली थी। अकाउंटिंग टर्म में कहाँ तक हमने किया था, कुछ याद है? सारे हो गए थे? असेट्स लायबिलिटीज वगैरह सारी हो गई थी। 15 से नहीं हुए थे ना? ठीक है, चलो ठीक है। अगर यहाँ से करनी है, अकाउंटिंग टर्म से शुरू करनी है, तो वहां से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो थोड़ा सा ही है। हाँ, ठीक है। चलो अकाउंटिंग टर्म्स जो है हमारी हाँ, अकाउंटिंग टर्म्स। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चलो अकाउंटिंग टर्म्स से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पीछे का जो है उसका अकाउंटिंग टर्म्स से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन है हमारा वो यहीं से शुरू है। ठीक है। उससे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या क्या स्कोप है, यही चीजें पढ़ी थी। मेन जो हमने शुरू करना था वो यही से करना था, अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म में पहली टर्म्स है, ये वो टर्म्स है जो आपकी बार बार यूज होनी है, तो हमने अच्छे से इनको समझना है। बिजनेस ट्रांजेक्शन। चलो अंशु तुम ही बताओ, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या कह रही है? जो बिजनेस के पर्पस के लिए की गई। देखो, हम अगर ऐसा कहें कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, चाहे वो तुमने किसी भी तरीके से किसी भी लिए की हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोप्राइटर है, ठीक है, उसने अपनी कंपनी से, अपनी फर्म से कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, पर कंपनी से कैश निकाला है तो कंपनी के पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सपोज 50,000 थे और मालिक ने 25,000 अपने घर के लिए निकाल दिए, तो कंपनी के पास कितने बचे? 25,000 थे। ठीक है। तो क्या ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसने किसी ना किसी तरीके से बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। समझ गए? भाई देखो, कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, थोड़ा यहाँ से भी पढ़ लेता है। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। थोड़ा समझते हैं और डीपली कैसे बात कर रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि देखो, सपोज तुम्हारा है एक अंशुल एंटरप्राइजेस करके, एक तुमने कंपनी बना रखी है। ठीक है, अंशुल एंटरप्राइजेस करके एक कंपनी बनी हुई है। अंशुल के पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे अभी। सपोज ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स हैं। यहाँ पर अंशुल के पास कैश है 1 लाख रुपए, और इसके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए। इसके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए, और इसने किसी का देना है, इसके क्रेडिटर्स जो हैं, जिसका इसने देना है पैसा। सपोज इसने 2 लाख रुपए बाहर वालों का देना है, और 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल, इसने अपना पैसा लगाया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी तक इतना खाली एक स्टेटमेंट है, इसको ज्यादा ऐसा मत समझना कि हमें पता नहीं चल रहा क्या चीज है। वो तो बात बहुत बात की बात है। पर अभी एक स्टेटमेंट बनाई हमने कि वो उसकी देनदारी है, ये लेनदारी है। देना किस किसने? 1 लाख रुपए तो मालिक का वापस देना है कंपनी ने। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अंशुल एंटरप्राइजेस की। अंशुल अलग है, अंशुल एंटरप्राइजेस अलग है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, है ना, आपने पढ़ा भी होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसके पास कैश है 1 लाख रुपए, बैंक है 2 लाख रुपए। इसने 2 लाख रुपए बाहर वालों के देने हैं, और 1 लाख रुपए
किसकी है? कैपिटल है अंशुल की अपनी। अब एक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब कंपनी ने क्या किया, सैलरी की पेमेंट की, सैलरी पेड इन कैश, कितना? रुपीज सपोज 50,000, कैश में 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो क्या ये स्टेटमेंट कुछ ना कुछ चेंज होगी? यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कोई चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? हाँ, कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और वैसे तो तुम्हारा लॉस भी आ जाएगा, ठीक है। पर वो एडजस्टमेंट हम बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे एडजस्टमेंट जाएगा। पर अभी मोटा मोटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लाख की जगह मेरा कितना कैश रह जाएगा? खाली 50,000 रह जाएगा, क्योंकि 50 मैंने दे दिया। तो एक वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, ठीक है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू थी। कुछ ऐसा हुआ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, वो बिजनेस की है, तो क्या हो गया? वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। सपोज इसने क्या कर दिया, इसने सैलरी ड्यू हो गई है अभी, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 20,000, 20,000 रुपए की सैलरी ड्यू हो गई है, मतलब 1 तारीख से 30 तारीख तक बंदे ने काम कर लिया है, अब उसको पैसे देने हैं, पर अभी हमने दिए नहीं, ड्यू हो गई। तो क्या इसमें कुछ चेंज होगा? इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि उसके जो देनदार पहले 2 लाख रुपए के थे, अब वो 2,20,000 के बन जाएंगे, है ना? हो जाएगा ना चेंज। भाई बाहर वालों के पैसे कितने देने थे उसने? 2 लाख रुपए। अब 20,000 रुपए की सैलरी भी तो सर पे आ गई है, तो 20,000 रुपए उसका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स बढ़ गए एक तरीके से। समझ में आ गया? इतना इतना क्लियर हो गया? तो देखो, हमारी ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने सेल किया और तुम्हें कैश रिसीव हुआ, कितना? 2 लाख रुपए। तो अब भी तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, 2 लाख रुपए कैश बढ़ गया, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूँ कि भाई ये चीज बढ़ गई है। वैसे इसका कुछ दूसरी साइड का भी होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, तो कुछ डेबिट हुआ होगा, कुछ क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। तो वो हम बात नहीं कर रहे थे, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है पर चेंज हो रही है। इट मीन्स ये क्या है? हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्लियर। अब इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो अंशुल जी अलग है, हमने कहा अंशुल अलग है और अंशुल एंटरप्राइजेस अलग है। अब अंशुल के घर में कैश पड़ा था 2 लाख रुपए, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक नेकलेस दे दिया 2 लाख रुपए का। तो क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ चेंज पड़ा? कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इट मीन्स ये हमारी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। इतना क्लियर? नमस्ते नमस्ते, समझ गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इट मीन्स ये हमारी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। जब तक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ लो वो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी तो फर्क जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ पड़ेगा, पर पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या करे? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। हम ये नहीं कह रहे कि घटाएगी या बढ़ाएगी, हम कह रहे चेंज करे। घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। समझ गए? चाहे घटे चाहे बढ़े, पर चेंज होगा कुछ ना कुछ। तो पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज अकाउंट। अब अकाउंट तो एक सिंपल सा टर्म है। दूसरा क्या है? अकाउंट। अकाउंट का मतलब, जैसे देखो, सपोज करो तुमने एक रमेश नाम का बंदा है, ठीक है, एक सुरेश नाम का बंदा है, या कोई आइटम है, कोई फैन है आपका, आप फैन वगैरह बेच रहे हो, तो कोई आइटम भी हो सकती है। भाई रमेश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है, चाहे तुमने रमेश को माल बेचा है, चाहे उससे माल खरीदा है, ठीक है, चाहे उसका पैसा आया है, चाहे तुमने उसको पैसा दिया है, तो पूरे साल में तो इसके साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है ना। ऐसे टी शेप का एक अकाउंट बनता है, ये फॉर्मेट होता है ऐसा, ठीक है। ये आपने बनाया भी होगा। ये डेट हो गए, पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया डेबिट साइड का, ये फिर डेट हो गई, पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया क्रेडिट साइड का। इस तरीके का एक टी शेप का कोई
अकाउंट बनता है, इन्हें हम अकाउंट बोलते हैं। मतलब किसका अकाउंट हो गया? रमेश का अकाउंट हो गया। इसमें हम रमेश की सारी ट्रांजेक्शन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अकाउंट हो गया। ऐसे ही आइटम का भी बना सकते हो। भाई तुमने कितना इनवर्ड हुआ, कितनी आई, कितना आउटवर्ड हुआ, और क्या बैलेंस बच गया लास्ट में, वो सारी चीजें आइटम का भी बना सकते हो। भाई कितने पंखे आए थे, कितने पंखे बिक गए, कितने बचे हुए। इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे हम, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, भाई कितना लेना है, कितना देना है, तभी तो पता चलेगा जब हम ऐसे बनाएंगे, वरना तो याद करते रह जाएंगे, है ना। अरे परसों भी तो दिए थे, अच्छा याद आया। अरे कल भी तो दिए थे, अच्छा याद आया। तो माल भी तो ले गया था, है ना। ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो जब तुम अकाउंट बनाओगे तभी तो पता चलेगा। तो ऐसे हम इसी शेप का एक फॉर्मेट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। एक बंदे के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, एक आइटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह, ये क्या हो गया? अकाउंट हो गया। एक बार पढ़े जरा क्या कह रहा है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। इट इज अ टी शेप्ड परफॉर्मर। ठीक है, ये टी शेप का होता है ऐसे ही। और क्या है? एक बंदे की सारी ट्रांजेक्शन एक जगह। ओके, समझ में आ गया। तो जब तुम जैसे मैं बोलता हूँ ऑल्ट एल करके लेजर खोलो, बिजी में जाके देखो, तो वो यही चीज है। ठीक है, उसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, हमारी किताब में फॉर्मेट अलग है, तो हमें ये बनाना है अभी। ठीक है, अच्छा अगली टर्म जो है तुम्हारी, अगली टर्म है कैपिटल। अगली टर्म क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? अब चलो बताएंगे। वो वाले जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कमाना। हाँ, जो मतलब मालिक ने क्या किया है, प्रोप्राइटर ने क्या किया है, पैसा शुरू में लगाना पड़ता है। तो पैसा लगाया, चाहे सामान लगाया, कुछ भी लगाया है, तो सारा का सारा क्या है? कैपिटल में। क्लियर? एक बार पढ़ लेते हैं पहले यहाँ क्या कहना चाह रहा है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। द अमाउंट इन्वेस्टेड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है इसका? भाई ये अंशुल जी थे, और ये इन्होंने एक कंपनी बनाई, अंशुल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इन्होंने बोला जी हम क्या करेंगे, ज्वेलर्स का काम करेंगे। ठीक है, ये सोने चांदी में डील करेंगे, गहने बेचेंगे। अब इनके पास घर में पड़े थे 10 लाख रुपए कैश, इनके बैंक में थे 50 लाख रुपए, इनके बैंक में थे। इन्होंने सारा पैसा यहाँ ले आए। अब वो हमारा जीरो है, ठीक है। हाँ हाँ, तो कितना हो गया? 10 लाख कैश और 50 लाख बैंक से इन्होंने चेक दे दिया इस कंपनी को। तो एक तो इनकी 60 लाख रुपए की ये कैपिटल हो गई। ठीक है, इन कितने हो गए? 60 लाख रुपए की ये कैपिटल हो गई। समझ आ गया? क्लियर? अच्छा, अब दूसरा, उसके बाद और चीज है, जैसे इनके घर में गहने पड़े थे, इन्होंने बोला यार कोई पहनता तो है नहीं। इन्होंने क्या किया, हम मान लेते हैं वो इनके लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। STOCK है ये। ठीक है, इधर है ये, कहीं तुम बोलो क्या लिखा है। इन्होंने क्या किया, 20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी घर में पड़ी हुई, वो भी दुकान में रख दी कि भाई चलो अब यहाँ नहीं, इसको दुकान में बेचते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी कहाँ जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। 60 प्लस 20 ये हो गया। अब कितने की हो गई? 80 लाख की इनकी कैपिटल हो गई। मतलब ये चाहे तो कैश दे सकता है, चाहे तो कुछ और भी दे सकता है। मतलब स्टॉक दे दिया, या इन्होंने बोला यार चेयर वगैरह खरीदने पड़ेंगे, सोफा वगैरह खरीदना पड़ेगा, और घर में पड़ा ही है, तो एक काम करो जी, इनका 5 लाख रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो पूरा का पूरा ये दुकान में ले आए। तो ये कैश भी दे सकते हैं, काइंड में भी दे सकते हैं, कोई मशीन भी दे सकते हैं, फर्नीचर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जो भी लाए हैं सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? क्या नाम से? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल मतलब ऑनर ने जितना भी अपना पैसा लगाया है, ताकि हमारा बिजनेस चल सके। अच्छा, लगाना ही पड़ेगा भाई, घर से नहीं लाएगा तो क्या करेगा, बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। स्टार्टिंग में तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे, है ना। तो वो क्या अमाउंट हो गया? दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी अमाउंट ऑनर ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, वो सारा का सारा क्या है? कैपिटल है। क्लियर है? कैपिटल तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। अगला है, चौथी टर्म है हमारी ड्राइंग।
ठीक है। अब हमने कहा जी अंशुल ने सारा पैसा तो कंपनी को दे दिया, घर के गहने भी दे दिए, अपना फर्नीचर भी दे दिया। अब ये क्या करेगा? अब ये भाई घर में इसके बीवी बच्चे हैं, उनको खाना भी तो खिलाएगा, तो उनके लिए पैसे कहाँ से आएगा? अब ये दिन भर बिजनेस में काम कर रहा है। तो इसने क्या किया, इसने बोला यार एक काम करेंगे, जो भी बिजनेस होगा, मेरा घर का खर्चा है 50,000 रुपये महीने का, तो 50,000 रुपये मैं कंपनी से हर महीने अपने अकाउंट में लेता रहूंगा, या कैश लूंगा या कुछ भी लूंगा, और उससे मेरा घर का खर्चा चलेगा। तो ये जो 50,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है कंपनी से, जो भी पैसा कंपनी से अपने पर्सनल यूज के लिए लिया गया है, वो क्या होती है? ड्रॉइंग्स होती है। वो क्या होती है? ड्रॉइंग्स होगी। क्लियर? ड्रॉइंग्स किस में से माइनस होगी? कैपिटल में से माइनस होती जाएगी। सपोज इनके 30 लाख रुपए की कैपिटल हो गई थी, उसमें इन्होंने 1-1 लाख करके 10 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे और कितने बच गए? 30 लाख रुपए की कैपिटल बच जाएगी। क्लियर है? अपने पर्सनल यूज के लिए तो निकालेगा ये बंदा, और कहाँ से निकालेगा? जब बिजनेस में सब कुछ लगाया तो बिजनेस से ही निकालेगा। तो जो बिजनेस से पैसा मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, याद रखना पर्सनल यूज के लिए, ना कि बिजनेस के यूज के लिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस से उसने पैसे निकाले 50,000 रुपए कैश और आगे किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है? वो फिर ड्रॉइंग्स नहीं होगी, वो फिर बिजनेस का ही, जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की है, बिजनेस का खर्चा है, चाहे कुछ भी है, वो बिजनेस की ही है। क्लियर? ड्रॉइंग्स कब है? जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? वैसे ये टर्म्स तो आपने पहले ही पढ़ी होंगे। अच्छा, अब है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? तुम्हें तो पता ही है यार, प्रॉफिट तो सबको ही चाहिए, प्रॉफिट। और इसी के बाद एक नई टर्म है लॉस, ये तो आपको पता ही है। भाई सपोज पर आपका रेवेन्यू है 20 लाख का और आपके एक्सपेंसेस हैं 10 लाख के, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 10 लाख रुपए। ठीक है? जितना रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। अगर ये होता हमारा सपोज करो 200 लाख यानी 2 करोड़ और खर्चा होता 10 लाख, तो भाई जितना ज्यादा है उतना क्या है? हमारा प्रॉफिट है। ठीक है? 190 लाख 1.9 CR, ये हमारा क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। लॉस इसका उल्टा, भाई सपोज आपका रेवेन्यू है 10 लाख और आपके एक्सपेंसेस हैं 30 लाख के, तो आपका लॉस कितना हो गया? 20 लाख का। ये तो सिंपल सी चीज है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट, और अगर रेवेन्यू कम है तो लॉस। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही गेन भी एक शब्द है, एक टर्म है गेन। बता सकते हो गेन का मतलब क्या कह रही है? गेन का मतलब भी तुमने कुछ कमाया ही है। गेन का मतलब भी कमाया ही है, पर गेन कब बोलेंगे? कब किसी चीज को गेन में रखेंगे? हाँ, मतलब देखो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं जो हमारे लिए इंसिडेंटल होती है, जो हमारे लिए हमारे रोजमर्रा का काम नहीं है। जैसे ज्वेलरी का काम कर रहे थे, सोना बेचना इनके लिए आम बात थी, मतलब डेली बिजनेस था उनका। ठीक है? तो उससे जो कमाएंगे वो तो प्रॉफिट है। पर सपोज करो कोई इनका एसेट्स था, वहां पे इन्होंने कंप्यूटर रखे थे, सपोज करो कोई मशीनरी रखी थी इन्होंने बनाने के लिए, मशीनरी को इन्होंने क्या कर दिया? बेच दिया। मशीन बेचना इनका काम नहीं है, पर वो पुरानी हो गई थी और वो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करूंगा, इसको बेचूंगा, नहीं लूंगा। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? उस मशीन को बेच दिया। तो उस मशीन को बेच के सपोज उसकी वैल्यू उस दिन थी 10 लाख रुपए बुक्स, इन्होंने बेच दिया उसे 15 लाख में। किसी को बना दिया मामू, 15 लाख में बेच दिया। तो 15 लाख में बेचा तो 5 लाख रुपए का क्या हो गया? गेन हो गया। उसे हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। ठीक है? उसे क्या बोलेंगे? गेन। ऐसी ट्रांजेक्शन से आपको गेन हुआ है जो आपके बिजनेस की है ही नहीं, आपके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं वो। ठीक है? इंसिडेंटली टू योर बिजनेस, कभी कभार हो गई तो हो गई, बात ऐसी है। ठीक है? क्लियर? गेन क्लियर हो गया। अब इसमें देखो, स्टॉक समझने से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले परचेज बताता हूँ। अब बताओ परचेज का मतलब क्या होता है? कहते तुम सही रहे हो कि परचेज का मतलब खरीदना, पर क्या हर चीज खरीदना परचेज में जाएगा? ठीक है, तुमने हाँ,
एक तो हो गया चलो बेचने के लिए तुमने बोल दिया, और हर चीज हम बेचने के लिए तो नहीं खरीदते। व्यवसाय के लिए मतलब व्यवसाय में डाल सकते हैं। दूसरा, जैसे देखो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सपोज करो आपका जैकेट बनाने का काम, आपका किस चीज का काम है, जैकेट बनाने का काम है, तो जैकेट बनाने के लिए कपड़ा भी चाहिए भाई, ये जिप भी चाहिए, इसके साथ ये जो इलास्टिक वगैरह लग रही है ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब अगर मैं ये इलास्टिक खरीद रहा हूँ, जिप खरीद रहा हूँ, तो जिप मैं बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहा, मैं तो क्या करने के लिए खरीद रहा हूँ, इसको मैन्युफैक्चर, इसको एक नई चीज बनाऊंगा और फिर उसको बेचूंगा। क्लियर है? तो आपने कोई चीज खरीदी है, या तो वो रीसेल करने के लिए खरीदी है, या फिर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए खरीदी है। इन दो पर्पज से आपने कोई चीज खरीदी है तो वो आपकी परचेज बनेगी, वो आपकी क्या है, परचेज है। ठीक है, क्लियर हो गया? वैसे देखो नॉर्मल अगर हम बोले कि भाई देखो परचेज, तो मशीन में तेल डलता है, सपोज आपने जैकेट बनाने का काम है अगर आपका, तो मशीन में तेल भी तो डलेगा, अगर वो तेल भी खरीदा तो वो परचेज थोड़ी ना, वो तो एक तरीके से आपका खर्चा होगा। ठीक है, ठीक है, मशीन की कोई सुई खराब हो गई, सुई खरीदी आपने, तो उसे परचेज में थोड़ी कराएंगे, वो तो आपका खर्चा हो गया। क्लियर? ठीक है, तो वो आपकी परचेज में नहीं जाएगा। परचेज में कौन सी चीजें आप लोगे, जो या तो आपने रिसेल करने के लिए या फिर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए आपने कोई चीज खरीदी है, तो वो जाएगी आपकी परचेज में। और परचेज रिटर्न, भाई आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आपने खरीदा, उसने गलत चीज दे दी, आपने उसे वापसी कर दिया, तो परचेज रिटर्न हो गई, सीधी सी बात है। ठीक है, उसको वापस भेजना। अब आता सेल। भाई देखो हमने कहा था जी परचेज करेंगे तो गुड्स करेंगे, सर्विसेज तो परचेज में नहीं लाएंगे हम। ठीक है, गुड्स परचेज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, भाई सामान होगा तो ही परचेज में जाएगा, वो भी जो हमने रिसेल के लिए या फिर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए खरीदा है, सिर्फ वही वाले गुड्स हमारे परचेज में जाएंगे। ठीक है जी, पर सेल में ऐसा नहीं है, सेल में आपने गुड्स किए हैं चाहे सर्विसेज किए हैं, दोनों चीजें सेल में जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम इसको जीएसटी में एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सप्लाई। जीएसटी में क्या वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो जो दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि टैक्स तो लगना है दोनों चीजों पर, तो ऐसे चलता है उसमें। तो सेल में चाहे आपने गुड्स बेचे हैं चाहे आपने सर्विसेज दी हैं, सपोज मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या दे रहा हूँ, मैं गुड्स तो नहीं बेच रहा आपको, मैं क्या बेच रहा हूँ, सर्विसेज, तो ये भी कहाँ जाएंगे मेरे, सेल्स में जाएंगे। ठीक है, अगर मैं गुड्स बेच रहा होता, सपोज कंप्यूटर बेच रहा होता या माउस, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा होता, तो वो भी कहाँ जाता, मेरा सेल्स में जाता। ठीक है, कोई बंदा है वो दोनों काम करता है, भाई वो टीवी वगैरह भी बेचता है, टीवी वगैरह ठीक करता भी है, तो वो सर्विसेज भी दे रहा है और गुड्स भी दे रहा है, तो दोनों चीजें उसके कहाँ जाएंगी, सेल्स में जाएंगे। सेल्स के टाइम पे चाहे सर्विसेज दिए चाहे गुड्स दिए, दोनों चीजें सेल्स में। क्लियर है इतना? ठीक है, अब सेल्स रिटर्न आती है, तो सेल्स रिटर्न सर्विसेज की तो नहीं आ सकती, सेल्स रिटर्न सर्विसेज की तो नहीं आ सकती, सेल्स रिटर्न तो आपकी गुड्स की ही आएगी। मैं जैसे ही आपने किसी से सामान खरीदा था और आपको पसंद नहीं आया तो आपने वापस कर दिया था, तो सामने वाले के साथ भी हो सकता है, सामने वाले ने आपसे खरीदा और उसको पसंद नहीं आया, उसने वापसी कर दिया, तो वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। और वो गुड्स के केस में हो सकता है, सर्विसेज के केस में तो नहीं हो सकता। ठीक है, सर्विसेज के केस में क्या क्या होगा, पीछे गाली दे सकते हो और क्या कर सकते हो, सर्विसेज थोड़ी वापस दे दोगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझ गए तुम, वेरी गुड। अब आते हैं स्टॉक के बारे में। अब जो टर्म लिखी हुई है इसमें वो था हमारा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, अनसोल्ड गुड्स। एक पर्टिकुलर डेट पे, किसी भी पर्टिकुलर दिन, जो माल हमारा बिकना है पर अभी बिका नहीं, बिकना है मतलब हमने बेचने के लिए रखा है बट वो अभी बिका नहीं है, तो वो क्या है, मेरा अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, वही क्या है, मेरा स्टॉक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। जैसे सपोज करो कल 3 तारीख को जो मेरे पास माल बच गया था, वो सारा का सारा मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, वही मेरा स्टॉक है। आज 4 तारीख के लिए वो मेरा ओपनिंग बन गया। ठीक है, ओपनिंग बन गया ना अगले दिन के लिए, भाई कल शाम का जो मेरा था क्लोजिंग, आज सुबह के लिए ओपनिंग बन गया, बन गया कि नहीं बन गया,
तो वही क्या है, स्टॉक है मेरा, उसमें से आज जितना बिक जाएगा तो बिक जाएगा, फिर शाम को जो बचेगा वो मेरा स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग आज का, फिर अगली सुबह का ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर? तो स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड्स, जो आपके किसी भी दिन अनसोल्ड रह गए, पर्टिकुलर डे पे आप कभी भी अपना स्टॉक निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने ईयर एंड पे निकालना है, पर डे निकालो। ठीक है? स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड्स। इस देखो इसमें क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स गुड्स अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब स्टॉक में क्या चीज है, जो आपके गुड्स अभी बिके नहीं है, अनसोल्ड है। ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, 3 तारीख को निकालो, 4 को निकालो, 10 को निकालो, 20 को निकालो, किसी भी दिन आप उस दिन लास्ट में जो आपका अनसोल्ड रह गया वो क्या है, आपका उस दिन का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? क्लियर? उसके बाद आता है टर्म डेटर्स। डेटर्स क्या है? डेटर्स, डेटर्स का मतलब इसी पे नीचे क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब हो गया, आपने किसी को उधारी पे माल बेचा है और उनसे पैसा आना अभी बाकी है, तो वो क्या हो गया, हमारे डेटर्स हो गए। जिनको हमने उधारी पे माल बेचा है और अभी पैसा आया नहीं है, वो क्या हो गए, डेटर्स हो गए। जिनको आप सेल कर रहे हो वो डेटर्स। अच्छा, ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, किसी से आपने माल खरीदा है पर अभी पैसे दिए नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है? पक्का? एक बार जरा यहाँ तक रीड करो, फिर देखते हैं क्या डाउट है। भाई वाउचर सिंपली क्या है? वाउचर मतलब कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस आपका किसी ट्रांजेक्शन का प्रूफ। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पर्ची बना के दी, एक वाउचर बना के दिया। ठीक है भाई, बोलते हैं ना कि रसीद आज, है ना, रिसिप्ट दो भाई, पता कैसे चलेगा? तो वो क्या है, एक तरीके का वाउचर है। हमने सेल किया, उसका बिल बना के देंगे, वाउचर साइन कराएंगे। ठीक है? तो एक तरीके से क्या हो गया, आपका एविडेंस हो गया किसी भी ट्रांजेक्शन का। क्या होता है, वाउचर होता है। A voucher is a written document which is created in support of a particular transaction. It may be in form of a cash memo, invoice, receipt. Voucher is a necessary component of auditing. मतलब कह रहा भाई, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका कोई प्रूफ तो रखोगे ही, तो उसको इसके लिए क्या बनाओगे, वाउचर बनाओगे। जब ऑडिट करवाएंगे तो वो वाउचर वहां दिखाया जाएगा, तभी तो सीए बोलेगा हाँ भाई ठीक है कि नहीं। क्लियर है? कोई चीज अगर दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो। वैसे ही इनकम है आपका, इनकम क्या हो गया, डिफरेंस हो गया रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का। ठीक है? एक्सपेंसेस क्या है? भाई देखो, कोई चीज आपने प्रोड्यूस की है, कोई बनाई है, आपने जैकेटें बनानी थी, तो उस जैकेट को बनाने के लिए और उस जैकेट को बेचने के लिए आपने कई सारे खर्चे किए हैं, वो सारे क्या हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं। समझ गए? आपने मार्केटिंग करवाई, आपने ये छपवाया, आपने वो छपवाया, इधर गए उधर गए, दुकान दुकान गए, किराया लगा, तो सारे क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं। कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए या उसे बेचने के लिए जितने भी आपके खर्चे हैं, सारे के सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है? मतलब मैं एक जैकेट बेचूं और 1000 रुपए मेरी जेब में जाए, तो उस 1000 रुपए को जेब में ले जाने के लिए मैंने दूसरी जेब से बहुत कुछ निकाला भी, तो वो सारा का सारा क्या है, एक्सपेंसेस है। क्लियर? तभी तो हमारा प्रॉफिट भी निकलेगा। 100 रुपए एक्सपेंस किए, 1000 रुपए बेचे हैं, तो 900 रुपए का प्रॉफिट तभी तो निकलेगा। अब बात आती है डिस्काउंट की। अब बात किसकी आती है? बात आती है डिस्काउंट। एक है कैश डिस्काउंट, एक है कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में थोड़ा फर्क समझो, क्या फर्क है। कैश डिस्काउंट मतलब आज तुम मेरे पास आए, बोला जी मेरे को 10,000 रुपए का माल चाहिए उधारी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 रुपए का माल ले लो, अब मेरे को 3 महीने में पैसे चाहिए। मेरे को कितने महीने में पैसे चाहिए, 3 महीने में। 3 महीने की उधारी की टर्म हमारी हो गई, फिक्स हो गया। ठीक है जी, 3 महीने में पैसे मिलेंगे, 10,000 का माल मैंने तुम्हें दे दिया। कल को तुमने कहा कि देखो ऐसा है, 3 महीने बोला था, मैं तुम्हें 1 महीने में ही पैसे देता हूँ, पर मैं तुम्हें 2% काट के दूंगा। या मैंने ही बोल दिया कि भाई देख यार, मुझे ना बहुत ज्यादा जरूरत है पैसा की, तो 10,000 रुपए 30,000 रुपए देने से तो एक काम कर, 25 ही दे दे और आज ही दे दे। तुमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने 3 महीने बाद भी देने ही, आज भी देने, मेरे को पैसे बहुत पड़े, ये ले 25,000 रुपए, बात कर रहा हूँ। तो जो 5,000 रुपए है वो क्या है, वो हो गया कैश डिस्काउंट। वो क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। मतलब मैंने जो इनवॉइस बनाया आज, जो आपके लेजर में एंट्री की, वो तो मैंने 30,000 रुपए की, तो मैंने 30,000 रुपए लेने हैं, सेल मेरी 30,000 रुपए की हो गई। बट जब मैं लूंगा आपसे तो कितने लूंगा,
जब मैंने लिए 1.5 महीने बाद लिए तो कितने लिए? 25,000 रुपए। 5,000 रुपए आपका बैलेंस दिखाएगा ना कि 5,000 रुपए लेने हैं अभी इनसे, क्योंकि 30 लेने थे और आए कितने? 25 ही, तो 5 लेना दिखाएगा ही। तो वो लेना ना दिखाए इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एक एंट्री पास करनी पड़ेगी डिस्काउंट की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैश डिस्काउंट की बुक्स में एंट्री होगी। कैसे होगी, क्यों होगी? क्योंकि देखो हमने एक लेजर बनाया, ये लेजर बनाया मैं यहाँ पे सिंपल बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे तुमने लिखा सेल, उसके नाम डाले 30,000 रुपए, ठीक है, डेबिट डाले। फिर तुमने यहाँ पे कैश रिसीव किया कितना? 25,000 रुपए, और यहाँ पे तुम लिख रहे हो बैलेंस, ठीक है। ये एक कॉलम किसका बना दिया? ये डेबिट का, ये क्रेडिट का, ये बैलेंस का। यहाँ पर 30,000 लेने थे, 25 आ गए, यहाँ पे 5,000 लेने हैं, अभी बैलेंस आ रहा है 5,000 लेने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमें डिस्काउंट की एंट्री और करनी पड़ेगी यहाँ पे 5,000 रुपए की, फिर ये बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बुक्स में कैश डिस्काउंट की हमेशा एंट्री होगी, क्योंकि हमें बैलेंस नील करना है। भाई सपोज करो ये एंट्री हुई 1/4 में, ठीक है, ये हुई 15/5 में। अब ये थोड़ी कि इस अमाउंट को चेंज कर दूंगा मैं, 1 महीने बना हुआ बिल, पुराना बिल है, उसको थोड़ी चेंज कर दूंगा मैं तो क्या करूंगा? एंट्री पास करूंगा, नहीं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की इसलिए बुक्स में एंट्री होगी क्योंकि वो बैलेंस खत्म करना है, ओके। दूसरा आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मतलब मैंने तुम्हें बोला कि देखो जी, एक जैकेट का प्राइस है 1,500 रुपए। एक जैकेट का प्राइस कितना है? 1,500 रुपए, पर अगर तुम 50 जैकेट लोगे तो मैं तुम्हें 1,200 की लगा दूंगा या 1,000 रुपए की लगा दूंगा, समझ गए? अगर तुम कितने जैकेट लोगे? 50 जैकेट लोगे तो 1,000 रुपए की लगा दूंगा। तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे 1,500 की है, तुम मुझे 50 ही दे दो, पर 1,000 रुपए की लगाओ। तो वो क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। क्वांटिटी के बेस पे दे सकते हैं, अमाउंट के बेस पे दे सकते हैं कि भाई एक काम करो जी, तुम अगर 50,000 का माल लेते हो तो 10% डिस्काउंट, तुम 2 लाख का माल लोगे तो 20% डिस्काउंट, ऐसे दे देंगे, समझ गए? तो ये क्वांटिटी के बेस पे हो सकता है, अमाउंट के बेस पे हो सकता है। इट मीन्स मैं उसी टाइम बात कर रहा हूँ जिस टाइम हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तुम लेने आए हो। तब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें 1,500 के हिसाब से जैकेट का बिल बनाऊंगा, जब तुमने 50 ले लिया तो मैं बिल ही 1,000 रुपए के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। बिल ही कम का बनाऊंगा ना, बिल में ही माइनस कर दूंगा, तो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो यहाँ पर कम वाला ही आएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। इतना समझ आ गया? क्लियर? अब एक आता है बैड डेट। बैड डेट का मतलब, मैंने किसी को उधारी पे माल बेचा, अब मैं आज उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं दूसरे के नंबर से फोन कर रहा हूँ, उठा रहा है, मेरी आवाज सुन के काट रहा है। 4 बार उसके घर पे चले गए, बंदा बाहर ही नहीं आ रहा। अब डर भी लग रहा है, ज्यादा बोलेंगे आत्महत्या ना कर ले, है ना। तो मतलब ये है कि मैंने किसी बंदे को उधारी पे माल बेचा, उसको मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए, ना वो दे रहा है और ना उसकी फ्यूचर में कोई देने की इच्छा है ना उसकी फ्यूचर में देने की कोई इच्छा हमें लग रही है। तो इसका मतलब वो बैड डेट हो गया, मतलब मेरा पैसा डूब गया, सीधी सी बात है। जब पैसा डूब जाता है फिर आपको इसमें बैंक वो तो आपका नुकसान हो गया ना, उस पर क्यों इनकम टैक्स दोगे? हैं? बिल्कुल अकाउंट बनेगा, कितने, हाँ बिल्कुल बनेगा, बैड डेट का अलग से अकाउंट बनेगा ना, कितने बैड डेट हुए तुम्हारे? नहीं ऐसे नहीं, एक आधे होंगे तो होंगे, वैसे कोई ऐसी बातें मत करो कि बैड डेट है बैड डेट किसी के ना हो, पर अगर है, कई बार बैड डेट रिकवर्ड भी होते हैं। एक तुम्हारा बैड डेट का अकाउंट बनेगा, एक बाद में बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट बनेगा। भाई जब सपोज करो, कई बार क्या होता है कि कोई ईमानदार बंदा भी होता है पर उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। जैसे सपोज करो मैंने किसी बंदे को माल बेचा, तो उसने नई नई फैक्ट्री डाली है, उसने मेरे जैसे 10 बंदों से माल खरीदा, उसने जितना पैसा था सब लगा दिया, और उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, उसका स्टॉक सारा डैमेज हो गया, बेचारे का नुकसान हो गया, 10 करोड़ का 5 करोड़ का। अब वो पैसे नहीं दे पा रहा, सुनो जरा, वो पैसे नहीं दे पा रहा वापस, ठीक है। अब अभी तो वो बैड डेट हो गया हमारा, क्योंकि वो दे नहीं पाएगा, वो बैड डेट हो गया। बट 5 साल बाद, 6 साल बाद उसने अपने बिजनेस दोबारा शुरू किया, और उसके बाद थोड़े पैसे आ गए, फिर वो वापस आ गया कि भाई देख तेरे पैसे देने थे मैंने, उस टाइम मेरे जो है दिक्कत हो गई थी, मैं दे नहीं पाया, और ये ले ले कोई दिक्कत नहीं, तेरे जो मैंने 10 लाख रुपए लेने थे, 20 लाख रुपए देने थे तेरे, उसमें से मैं 20 लाख पूरे तो नहीं दे पाऊंगा, और मैं 5 दे दूंगा, 6 दे दूंगा, 8 दे दूंगा,
या कई बार पूरा भी दे देगा, ठीक है। तो उतना उसने वापस कर दिया, तो वो आपका बैड डेट रिकवर्ड हो गया। अभी आपने जो बैड डेट डाला वो आपका खर्चा हो गया, आपका नुकसान हो गया। बाद में जो बैड डेट रिकवर्ड होगा तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लीगल क्यों नहीं रहता? बिल्कुल रहता है, ऐसे थोड़ी। हाँ बिल्कुल रहेगा, सारे दिवालिया होंगे भाई, तुम्हारे जो है प्रॉपर्टी वगैरह सारी नीलाम होंगे, सब कुछ होंगे, ठीक है। बैड डेट ऐसे थोड़ी कि हमने वैसे ही टर्म यूज कर ली, चलो जी बैड डेट है ना। हाँ, हाँ। जैसे जैसे मेरी इनकम कितनी है, इनकम टैक्स लगेगा, हम्म। मैंने बीच में बताया ऐसे बैड नहीं, वो इनकम टैक्स का अलग प्रोविजन है बैड डेट के लिए, वो तुम्हारी बुक्स के बैड डेट नहीं मानेगा। हाँ, वो हम पीजीबीपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ अलग प्रोविजन है उसके। वो सब तुम हर कोई यही बोलेगा कि मैंने जी 5 करोड़ की सेल की थी, बैड डेट कितने हैं? 4 करोड़ 90 लाख, है ना। 10 लाख के मेरे बदले। जिसका होता है, मैंने दिखा दिया किसी को, उसने मेरे 30 डाल देने थे, तो मैं उसको, उसने वृद्धि ये किया है, मैंने दिखाया उसने 5 को वो कर रहे हैं, कैसे डिस्काउंट किया है, 25 डाला है उसने, उन पे भी इनकम टैक्स। देखो ऐसा है, तुम ये कहना चाह रहे हो मैंने आकाश को बेचा 30,000 का माल, मेरा प्रॉफिट में 30,000 रुपए आ रहा है, रेवेन्यू में 30,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू में 30,000 रुपए आ रहा है। तुम कह रहे हो जी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं आकाश को बोल रहा हूँ तो 25,000 मेरे बैंक में डाल और 5,000 रुपए तो मेरे को कैश दे। जो तू मुझे कैश देगा वो मैं क्या करूंगा, उसको कैश डिस्काउंट दिखा दूंगा। मेरा जो है रेवेन्यू पहले 30,000 था, रेवेन्यू कितना हो गया? 25,000 रुपए हो गया। अब तुम्हारी तो हो गई बल्ले बल्ले, अगले का नुकसान हो गया। अगला का नुकसान कैसे हो गया? उसने 25,000 30,000 का माल खरीदा था, उसके खर्चे में कितना जाता? खर्चे में या कॉस्ट कितनी बनती? 30,000 रुपए की बनती। अब उसने सपोज उसको बेचा है 45,000 रुपए में, तो अभी उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है? 15,000 रुपए, क्योंकि 30 में खरीदा, 45 में बेचा, 15,000 रुपए। और वो कह रहा है कि मैंने तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी ले लिया, तो अब तो उसकी कॉस्ट कितनी बन गई? 25,000 रुपए। अब उसका प्रॉफिट कितना बन गया? 20,000 रुपए। तो वो तो मर गया ना। तो वो क्यों चाहेगा ऐसा कि मैं ऐसे मरूं? देखो अब ऐसे घोटाले करोगे तो फिर कर सकते हो, आपस में मिलके कर लो फिर, अगर हो सकते हैं तो, ठीक है। पर अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे आकाश हम जो क्रेडिट नोट बना रहे थे अभी, है ना, जो तुमने जैसे बनाए हैं दिसंबर के, दिसंबर तो ठीक है, पर जनवरी के बाद से इसमें चेंजेस आ गए। इसमें क्या चेंज आ गया है कि जैसे हम पिछले महीने भी रो रहे थे क्या कि एक नया सिस्टम आ गया आईएमएस जीएसटी के पोर्टल पे, है ना। तो पहले क्या होता था कि जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें बेचा 1 लाख का माल, उस पर 5% जीएसटी लगना है। कितना हो गया? 5,000 रुपए। मैंने तुमसे लिए 1,05,000 रुपए, ठीक है। ये 5,000 रुपए टैक्स है जो मैंने गवर्नमेंट को देना है, ये मेरी आउटपुट लाइबिलिटी है। और तुमने कहा भाई तेरा माल खराब है, तेरा माल खराब है, मैं 50,000 रुपए का माल वापस भेज रहा हूँ। 50,000 रुपए के हिसाब से एट द रेट 5% कितना हो गया? 2,500 रुपए, ठीक है। इसने इतने का माल मुझे वापस भेज दिया। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा इसका, 50,000 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए, ताकि क्या हो कि ये जो 5,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट को देना था, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने उससे 5,000 लिए ही नहीं, 5,000 तो मैं ले रहा था, पर उसने 2,500 का तो माल वापस भेज दिया। मतलब टैक्स जो है 50,000 का माल वापस भेज दिया, उसमें 2,500 रुपए तो उसने माइनस कर दिए। तो अब वो मुझे कितना टैक्स देगा? खाली 2,500 ही तो टैक्स देगा। तो मैं कह रहा हूँ मैं गवर्नमेंट को 2,500 ही दूंगा अभी खाली। गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत नहीं, तो 2,500 देना। और अब तेरे ऊपर हम एक क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। तू क्या करेगा? क्रेडिट नोट बनाएगा, ठीक है, क्रेडिट नोट बना दिया। मैंने कहा पहले भी बना रहा था, कोई सुन ले, कोई बात नहीं, पहले पहले तो खाली बना रहा था और अपने आप ही सब कुछ कर रहा था। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम पहले बनाओगे, उसको अपनी जीएसटीआर 1 में अपलोड करोगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। इसके पास रिपोर्ट चली जाएगी आईएमएस में, उसमें इसके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो एक्सेप्ट का, या रिजेक्ट का, या पेंडिंग का। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो भाई तो हमें टैक्स कितने देगा? हम तो तेरे से 5,000 ही लेंगे, जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता जिसने माल वापस भेजा है। एक्सेप्ट करेगा मतलब मैं यहाँ से अपने पोर्टल पे चढ़ाऊंगा कि उसने मुझे माल वापस दे दिया, फिर वहां से एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मैंने ये माल वापस भेजा है। हाँ, तो अगर इसने एक्सेप्ट कर दिया तब तो मैं 2,500 रुपए टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, नहीं तो मुझे कितना करना पड़ेगा? पूरा 5,000 करना पड़ेगा। तो मतलब एक और काम बढ़ गया कि देखो जी किस किसने एक्सेप्ट किया है। अब तो और वो कर रहे हैं कि जैसे हम आईटीसी वगैरह डालते थे तो जो एक फिगर आती थी 2B की, उसको चेंज भी कर सकते थे। अब तो वो कह रहे चेंज ही नहीं करेंगे, चेंज करने ही नहीं देंगे।
अगले महीने क्या कर देंगे वो, जैसे 5,000 रुपए का था, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसने रिजेक्ट कर दिया, मैंने इस वाली 3B में क्या कर दिया, सपोज 2500 के हिसाब से टैक्स पे कर दिया, वो अगले महीने की 3B में उसको ऐड कर देंगे कि भाई तुम्हारे बंदे ने जो है, तुमने 2500 कम कर दिए थे, तुम्हारे बंदे ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो वो 2500 भी लाओ। तब ये वाला सिस्टम और हो जाएगा। छोड़ेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट को लेना होता है वहां पे तो गवर्नमेंट कभी नहीं छोड़ती। जहाँ पे देना होता है वहां पे बोलते हैं सोचेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, तुम ईमानदार हो कि नहीं हो पहले ये भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे ही कर देंगे कांड, तो ऐसे नहीं होते हैं भाई साहब, है ना। गवर्नमेंट भी तो भी एक तरफ